नमस्कार। हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आज हम उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो हमने चैप्टर क्या पढ़ा था? सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आज हम उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण है। तो पहला ऑप्शन है औजारों की जानकारी होना, दूसरा खतरे के प्रति सचेत होना, तीसरा है काम में रुचि न होना और चौथा है काम में रुचि होना। तो हमारा भाई दुर्घटना होने का इनमें से कौन सा कारण है? भाई इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। औजारों की जानकारी होना क्या है? ये अच्छी बात है, इससे क्या नहीं होती, हमारी दुर्घटना नहीं होती। दूसरा हमारा है खतरे के प्रति सचेत होना, ये भी क्या है? अच्छी बात है, हमें खतरे के प्रति क्या रहना चाहिए? सचेत। नंबर 3 पे हमारा काम में रुचि ना होना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? काम में रुचि ना होना। ये हमारा क्या भाई सही ऑप्शन है, काम में रुचि ना होना। अगर हमारी काम में रुचि नहीं होगी तो हमारे साथ क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। काम में रुचि होना भी क्या अच्छी बात है, अगर हमारी काम में रुचि होगी तो हम क्या कर सकते हैं? काम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण है औजारों की जानकारी होना अच्छी बात है, खतरे के प्रति सचेत होना भी क्या अच्छी बात है, काम में रुचि होना भी क्या है? अच्छी बात है। काम में रुचि ना होना क्या भाई? खतरे की निशानी है, इससे हमारे साथ क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा है, सुरक्षा नहीं है? मतलब हमारे जो सुरक्षा है उनमें से इनमें से कौन सी सुरक्षा का ऐसा प्रकार है जो क्या है? सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मशीनी सुरक्षा, दूसरी है शरीर सुरक्षा, तीसरी है कार्य सुरक्षा और चौथी है सड़क सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा में हमारी क्या भाई? हमने मशीन की सुरक्षा करनी होती है, सही है। दूसरी क्या है? हमें शरीर की सुरक्षा भी चाहिए। नंबर 3 पे क्या है? कार्य करते तभी भी हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। और चौथी हमारी भाई व्यावसायिक सुरक्षा में कौन शामिल नहीं है? तो व्यावसायिक सुरक्षा में कौन शामिल नहीं है? सड़क सुरक्षा क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा में क्या है? शामिल नहीं है। तो हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या है? आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो सड़क सुरक्षा क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भाई, वर्कशॉप में काम करते समय जो भारी सामान उठाया जाता है उसका अधिकतर बोझ किस अंग पे होना चाहिए? तो क्या है भाई, जब हम वर्कशॉप में कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो उसका सबसे अधिक भार किस शरीर के किस अंग पे होना चाहिए? पहला है पीठ पर होना चाहिए, दूसरा है पैरों पे होना चाहिए, तीसरा है छाती पे होना चाहिए, चौथा है कंधों पे होना चाहिए। तो हमारा क्या भाई अधिकतम भार शरीर के किस अंग पे होना चाहिए? तो हमारा शरीर के किस अंग पे अधिकतम भार होना चाहिए? तो किस पे होना चाहिए? पैरों पे हमारा क्या होना चाहिए? अधिकतम भार होना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय जब हम क्या करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, तो क्या होता भाई? सबसे ज्यादा वजन कहाँ पे होना चाहिए हमारा? वर्कशॉप में जो सामान उठाते तो पैरों पे सबसे अधिक हमारा क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा भाई, आई ई नियमों का उद्देश्य है। क्या है आई ई नियमों का? आई का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। आई का मतलब क्या भाई? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। मतलब जो हमारा आई नियम है उसका उद्देश्य क्या भाई? पहला विद्युत हानि को कम करना, दूसरा है सुरक्षा में सुरक्षा, तीसरा है अच्छा विद्युत उत्पादन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आई नियमों का उद्देश्य क्या भाई? आई नियमों का उद्देश्य है सुरक्षा एवं सुरक्षा। क्या भाई? सुरक्षा एवं सुरक्षा क्या है? आई नियमों का उद्देश्य है भाई उसको अच्छी प्रकार से सुरक्षा मिले और उसका अच्छी प्रकार से क्या हो? संरक्षण हो। तो हमारा क्या उत्तर होगा? सुरक्षा एवं सुरक्षा क्या होनी चाहिए? अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। ये हमारा कौन बताता है? आई
नियम हमें क्या करता है भाई, ये बताता है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। किसका, आईई नियमों का उद्देश्य क्या है, आईई नियमों का उद्देश्य भाई सुरक्षा एवं सुरक्षा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या भाई, निषेधात्मक चिन्ह का आकार क्या होता है। तो भाई निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या उपरोक्त सभी। तो कैसा होता है निषेधात्मक चिन्ह का आकार, निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो निषेधात्मक चिन्ह का आकार होता है गोलाकार। क्या होता है, गोलाकार। अब बात करते भाई निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है। निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है भाई, मना करना। दूसरी बात आती है निषेधात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई, ये काम हमने क्या है, नहीं करना है, इस काम को करने के लिए हमारी क्या भाई, मनाही है। उसके बाद आता भाई पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है। पृष्ठभूमि का मतलब भाई ये किस रंग के ऊपर है ये निशान है बना होता है। तो पृष्ठभूमि कैसी होती है हमारी, पृष्ठभूमि होती है सफेद। कैसी होती है, सफेद इसकी पृष्ठभूमि होती है। आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। बॉर्डर कैसे रंग का होता है, बॉर्डर एवं क्रॉस, बॉर्डर एवं क्रॉस कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। चिन्ह किस रंग का होता है, चिन्ह का रंग, चिन्ह का रंग कैसा होता है, काला। कैसा होता है चिन्ह का रंग, चिन्ह का रंग होता है काला। इस प्रकार से हमारा बना होता है। ये बॉर्डर कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। इसके अंदर क्रॉस कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। और जो चिन्ह इसके अंदर बना होता है वो किस रंग का होता है, जो इसके अंदर ये चिन्ह बना होता है ये कैसे रंग का होता है, ब्लैक रंग का। तो ये दिखाया गया भाई हमें क्या है, धूम्रपान है, धूम्रपान करना क्या है, मनाही है। ये हमारा क्या होता है भाई, निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, मना करना। भाई ये काम हमने यहाँ पे नहीं करना है। इसका मतलब वर्कशॉप के अंदर धूम्रपान करना क्या है, वर्जित है। अर्थ क्या होता है, मना करना। पृष्ठभूमि कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। बॉर्डर एवं क्रॉस कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग होता है हमारा काला। ये हमारा क्या था भाई, निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, गोलाकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा भाई आवश्यक चिन्ह का अर्थ होता है। आवश्यक चिन्ह का अर्थ होता है मना करना, यह काम करना जरूरी है, चेतावनी दे रहा है या सावधान होना। तो हमारा भाई आवश्यक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, आवश्यक चिन्ह का अर्थ होता है भाई, आवश्यक का मतलब क्या, मैंडेटरी है, यह काम हमें करना क्या है, जरूरी है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये काम करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आवश्यक चिन्ह का आकार कैसा होता है। आवश्यक चिन्ह का आकार कैसा होता है, आकार होता है इसका गोलाकार। आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि होती है नीले रंग की। कैसे रंग की, नीले रंग की। पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है, नीले रंग की। और चिन्ह का रंग क्या होता है, चिन्ह का रंग, चिन्ह का रंग होता है सफेद। कैसा रंग होता है, चिन्ह का रंग होता है सफेद। तो आवश्यक चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई, ये काम करना क्या है, जरूरी है। आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। पृष्ठभूमि कैसे होती है, नीले रंग की होती है। और चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो ये हमारा कौन सा भाई आवश्यक चिन्ह है। इसका भी आकार कैसा होता है, गोलाकार।
जैसे वर्कशॉप में काम करते समय भी सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करना चाहिए, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों का हमने क्या हुई जरूरी है। विद्युत का काम करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, चमड़े के जूते पहनने चाहिए। तो ये क्या वर्कशॉप में काम करते समय हमें इन चीजों का क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा भाई चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग पूछा गया है, किस रंग की होती है? तो काली होती है, पीली होती है, नीली होती है या उपरोक्त सभी। तो हमारे चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो हमारे चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है? कैसे रंग की होती है? नीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? नीले रंग की। पीले रंग की कैसे रंग की होती है? पीले रंग की क्या होती है? उसकी पृष्ठभूमि होती है। चेतावनी चिन्ह का अर्थ क्या है? अर्थ है खतरे के प्रति सचेत करना। खतरे के प्रति सचेत करना। क्या अर्थ है खतरे के प्रति सचेत करना? हमें ये बताता भाई यहाँ पे क्या हमें खतरा, तो हमें क्या रहना है, सावधान रहना है। आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार ट्रायंगल या ट्रायंगल होती है। बॉर्डर का रंग कैसा होता है? बॉर्डर का रंग होता है काला। और चिन्ह का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? काला। चिन्ह का रंग भी कैसा होता है? काला। जैसे भाई दिखाया गया है, क्या ये यहाँ पे क्या हो सकता है? आपको खतरा हो सकता है। क्या भाई? खतरा। भाई आपने देखा हुआ पोल के ऊपर हमारे तार लगे होते हैं, भाई इससे ऊपर जाओगे तो आपको क्या है, खतरा हो सकता है। तो वहां पे क्या ये सिंबल बना होता है और ये उसकी क्या होती है, आकृति होती है। किसकी? चेतावनी चिन्ह की। लाइनमैन के पेपर में, एएलएम के पेपर में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी अभी तक जो पीछे पेपर हुए लाइनमैन के, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है, अर्थ क्या होता है, आकृति कैसी होती है, बॉर्डर कैसे रंग का होता है और चिन्ह कैसे रंग का होता है। तो चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। अर्थ होता है खतरे के प्रति सचेत करना। आकृति क्या होती है? त्रिभुजाकार। बॉर्डर का रंग कैसा होता है? काला। और चिन्ह का रंग कैसा होता है? काला। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सूचनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है। क्या है? सूचनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है सावधान होना, दूसरा ऑप्शन है मना करना, तीसरा मतलब होता है सूचना देना और चौथा है मत है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सूचनात्मक चिन्ह का रंग कैसा होता है? सूचनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है भाई? सूचना देना या जानकारी देना। क्या मतलब होता है? जानकारी देना। क्या? जानकारी देना। सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? आकार होता है वर्गाकार। कैसा आकार होता है? वर्गाकार आकार होता है। कैसा आकार होता है? वर्गाकार आकार होता है। अगला भाई हमारा आकार कैसा होता है? वर्गाकार। इसका अर्थ होता है सूचना देना। आकृति वर्गाकार। पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है? पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि होती है हरे रंग की। कैसे रंग की? हरे रंग की। और चिन्ह का रंग कैसा होता है? चिन्ह का रंग कैसा होता है? सफेद। तो भाई ये क्वेश्चन एक था। इस क्वेश्चन से हमने क्या 3-4 क्वेश्चन और बना दिए। भाई आकृति कैसी होती है? वर्गाकार होती है।
पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे रंग की होती है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, प्राथमिक उपचार में एबीसी अक्षरों का पूरा नाम क्या है? किसका? एबीसी अक्षरों का पूरा नाम पूछ रखा भाई। प्राथमिक उपचार में जो हम एबीसी अक्षर अपनाते हैं उनका, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहला एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, दूसरा है एयरवे बेंडिंग कारपोरेशन, तीसरा है एयरवेज बेंडिंग सर्कुलेशन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो प्राथमिक उपचार में एबीसी अक्षरों का पूरा नाम क्या भाई? प्राथमिक उपचार में एबीसी अक्षरों का पूरा नाम क्या? एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब होता है, एयरवे का मतलब होता है शौक लगे व्यक्ति के पास क्या नहीं देनी चाहिए? हवा, हवा आनी चाहिए। दूसरा है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब क्या भाई? श्वसन की जांच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? श्वसन की जांच। तीसरा भाई सर्कुलेशन, तीसरा क्या है? सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण। तो क्या भाई पीड़ित व्यक्ति के पास एयरवे का मतलब उसके पास पहले क्या नहीं देनी है? हवा नहीं देनी, जिसके आसपास क्या नहीं करनी चाहिए? भीड़ नहीं करनी चाहिए। बी है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन की उसकी जांच करनी चाहिए, उसका श्वसन सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। तीसरा है सर्कुलेशन, मतलब मैंने उसका चेक करना, इसका खून चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमारे प्राथमिक उपचार में जो एबीसी अक्षर अपनाए जाते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगला हमारा भाई सीपीआर की फुल फॉर्म, किसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है? सीपीआर की फुल फॉर्म पूछ रखी है। सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सीपीआर की फुल फॉर्म होती है, पहला ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, दूसरा है करंट पावर रेजिस्टेंस, तीसरा है कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस, चौथा है नन ऑफ दिस। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्या फुल फॉर्म होती है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। अब तीन नाम आए भाई। करंट, करंट को हम क्या कहते हैं? धारा। धारा क्या होती है भाई? किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी बंद परिपथ में करंट, किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है? धारा। अगला भाई हमारा है पावर, पावर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो शक्ति क्या होती है भाई? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। किसी काम को किस दर से किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। तीसरा नाम है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। क्या पूछ रखा भाई? स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है भाई? 1 किलो ओम। कितना होता है? 1 किलो ओम, या क्या बोलते हैं इसको? 1000 ओम। क्या बोलते हैं? 1000 ओम। स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। अब भाई और कर लेते हैं भाई, भीतरी शरीर की त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? ये क्वेश्चन भाई, भीतरी शरीर का प्रतिरोध कितना होता है?
ये बताना आपने। एक बताना कान से कान का प्रतिरोध कितना होता है। कान से कान, कान से कान का प्रतिरोध कितना होता है। एक बताना आपने सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन और भाई हमने एक क्वेश्चन लिया भाई स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है 1000 ओम होता है। अब होता है भाई भीतरी शरीर की त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। इसका प्रतिरोध होता है लगभग 400 से 600 ओम। कान से कान का कितना होता है लगभग 100 ओम। कितना होता है कान से कान का कितना होता है। तो कान से कान का कितना होता है। कान से कान का कितना होता है 100 ओम लगभग। भीतरी त्वचा का कितना होता है। भीतरी त्वचा का होता है 400 से 600 ओम। सूखी त्वचा का कितना होता है। सूखी त्वचा का होता है 1 लाख से 6 लाख ओम। कितना होता है 6 लाख ओम। तो हमारा स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है 1 किलो ओम होता है। कितना होता है 1 किलो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा। अगला क्वेश्चन क्या भाई डिश धारा कितने मिली एम्पियर पर मानव श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर देती है। क्या कर देती है अवरुद्ध कर देती है। तो कितने पे 15 मिली एम्पियर पे, 20 मिली एम्पियर पे, 50 मिली एम्पियर पे और 300 मिली एम्पियर पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना भाई जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी हुई है हमने वो क्या करना है ऑप्शन है चूज करना। तो 300 मिली एम्पियर पे क्या कर देती है दिश धारा मानव शरीर के तंत्र को क्या कर देती है अवरुद्ध। दिश धारा को हम क्या कहते हैं डीसी। तो क्वेश्चन भाई डीसी की आवृत्ति कितनी होती है। डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है। और डीसी क्या होती है जो समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले, दिशा ना बदले उसको हम क्या कहते हैं भाई डीसी सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं डीसी सप्लाई कहते हैं। और डीसी सप्लाई का हमारा सिंबल क्या है ये हमारा डीसी सप्लाई का क्या है सिंबल है। तो डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है 0। कितनी होती है 0 होती है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई बिना हानि के मानव शरीर अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है। भाई ऐसी कितनी धारा है जिसपे हमारा शरीर क्या है उसको सहन कर सकता है। तो पहला 15 मिली एम्पियर, दूसरा 50 मिली एम्पियर, तीसरा 200 मिली एम्पियर और चौथा है 100 मिली एम्पियर है। तो हमारा शरीर बिना हानि के कितनी धारा सहन कर सकता है। बिना हानि के हमारा शरीर कितनी धारा सहन कर सकता है 50 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर। तो हम पढ़ लेते हैं भाई 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होता है संवेदनहीन होता है। क्या होता है भाई संवेदनहीन होता है। मानव शरीर को क्या नहीं पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है पता नहीं चलता है। उसके बाद भाई 5 मिली एम्पियर मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। कितने पे 5 मिली एम्पियर पे क्या हो जाता है मांसपेशियों में क्या हो जाता है संकुचन हो जाता है। 5 मिली एम्पियर पे क्या होता है मांसपेशियों में संकुचन क्या हो जाता है संकुचन हो जाता है। उसके बाद भाई 20 मिली एम्पियर पे क्या हो जाता है भाई
दर्दनाक झटका लगता है। 20 मिली एम्पियर पे क्या होता है, 20 मिली एम्पियर पे क्या लगता है भाई, दर्दनाक झटका। क्या लगता है, दर्दनाक झटका लगता है। इसके बाद भी 50 मिली एम्पियर पे क्या होता है भी, हृदयघात की संभावना होती है। क्या होती है, हृदयघात की संभावना। क्या होती है भाई, हृदयघात की संभावना होती है। इसके बाद भी 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर पे क्या भाई, निश्चित मौत है। क्या है, निश्चित मौत है। क्या भाई, निश्चित मौत हो जाती है कितने पे, 1 मिली 100 मिली एम्पियर पे। 100 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है भाई, 100 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर। ए का मतलब क्या है, मिलीमीटर, मिलीमीटर एम्पियर, मिली एम्पियर। क्या भाई, मिली एम्पियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो 15 मिली एम्पियर तक क्या हमारा शरीर क्या कर सकता है, धारा को सहन कर सकता है। जैसे जैसे इससे ऊपर बढ़ती जाएगी हमारे शरीर में क्या भाई, अलग अलग चीजें होती जाएगी। 20 मिली एम्पियर पे दर्दनाक झटका लगेगा, 50 मिली एम्पियर पे हृदयघात की संभावना रहेगी, 100 मिली एम्पियर पे क्या हो जाए, निश्चित मौत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, पी पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हमारे भाई। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, किसकी फुल फॉर्म पूछ रखा, पीपीई, किसकी, पीपी। पहला ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा है पावर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजीनियरिंग, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस पीपीई की सबसे ज्यादा डिमांड किस टाइम पे थी, कोरोना में। कोरोना काल में इसकी सबसे ज्यादा क्या थी, डिमांड थी। पीपी का मतलब होता है खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से प्रोटेक्टिव और ई से क्या, इक्विपमेंट। पर्सनल का मतलब होता है खुद की, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षा के लिए, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहना जाता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, पीपीई। जो डॉक्टर पहने होते हैं, अप्रेन साहब मास्क लगाए होते हैं, हाथों में दस्ताने होते हैं, ये क्या होती है, पीपी होती है। क्या होती है, पीपी किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कंबल पर बालू का प्रयोग, कंबल बालू का प्रयोग करके भी क्या है, कंबल बालू का प्रयोग करके ऑक्सीजन में कमी लाकर आग बुझाने को कहा जाता है। मतलब ने कंबल और बालू का प्रयोग करके ऑक्सीजन में क्या है, कमी लानी है। तो इस तरीके से जो आग बुझाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्मूथरिंग, दूसरा मतलब है कोलिंग, तीसरा मतलब है स्टार्टिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कंबल और बालू का प्रयोग करके ऑक्सीजन में कमी लाकर आग बुझाने को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्मूथरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मूथरिंग कहा जाता है। अब आग आ गई, क्या गई, आग। आग क्या एक रासायनिक क्रिया है, क्या है, रासायनिक क्रिया है। क्या एक रासायनिक क्रिया है, क्या है, रासायनिक क्रिया है। क्या है, रासायनिक क्रिया। इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है उष्मा, दूसरा है ईंधन और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। अगर ये 3 चीजें होंगी तो हमारी क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अगर तीनों में से एक भी चीज हमारे पास नहीं होगी तो हमारी क्या है, आग नहीं लगेगी। तो हमने पढ़ लिया भाई, ऑक्सीजन में कमी लाकर जो आग बुझाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। अब बात आती है उष्मा में कमी लाकर जो आग बुझाई जाती है उसको क्या कहते हैं, कूलिंग। क्या कहते हैं, कूलिंग। क्या कहते हैं, कूलिंग। उष्मा में कमी लाना क्या कहलाता है, कूलिंग। और ईंधन में कमी लाना क्या कहलाता है, स्टार्विंग।
क्या कहलाता है? स्टार्विंग। तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली भाई। किसमें कमी लाकर अगर आग बुझाई जाती है तो उसको मैं क्या कहते हैं? कंबल और बालू का प्रयोग करके ऑक्सीजन में कमी लाना आग बुझाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्मूथरिंग। ईंधन में कमी लाकर आग बुझाने को क्या कहा जाता है? स्टार्विंग। और उष्मा में कमी लाकर आग बुझाने को क्या कहा जाता है? कूलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, निम्न में से आग का कारण नहीं है। क्या है? निम्न में से आग का कारण क्या है? भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है? आग का कारण नहीं है, मतलब इसके कारण आग से क्या नहीं, आग नहीं लगेगी। पहला भाई, गलत रेटिंग का फ्यूज प्रयोग करना। पहला क्या है? गलत रेटिंग का फ्यूज प्रयोग करना। दूसरा है लूज कनेक्शन, मतलब डिले कनेक्शन। तीसरा 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए भाई, निम्न में से आग ना लगने का कारण नहीं है, मतलब अगर इन तीन ऑप्शन में से, चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है अगर वो नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। तो पहला हमारा भाई, गलत रेटिंग का फ्यूज प्रयोग करना। अगर हमने गलत रेटिंग का फ्यूज प्रयोग कर लिया तो क्या भाई आग का कारण है? क्या है? वो आग का कारण है। दूसरा क्या भाई? लूज कनेक्शन है। अगर लूज कनेक्शन है तो वायरिंग के अंदर क्या होगी? स्पार्किंग होगी। क्या होगी? स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग क्या करती है? आग का कारण बनती है। तो ये भी क्या भाई? ये भी आग का कारण है। तीसरा भाई, 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन है। तो ये हमारा क्या भाई? ये हमारा ऑप्शन है सही है, 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन है। अगर हमने 3 फेज मोटर के कनेक्शन को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, तो हमारी क्या आग का कारण नहीं, उससे क्या होगी? मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? घूमने की दिशा बदल जाएगी मोटर की। तो ये हमारा क्या है? आग का कारण नहीं है। कौन सा? 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन क्या हमारी आग का कारण नहीं है। ये हमने पढ़ लिए थे भाई। उष्मा को रोककर आग बुझाने को क्या कहते हैं भाई? कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा को रोककर आग बुझाने को हम क्या कहते हैं? कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा को रोककर आग बुझाने को क्या कहा जाता है? कूलिंग। अगला, ईंधन को हटाकर आग बुझाने को क्या कहा जाता है भाई? स्टार्विंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए, इसलिए हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। अगला भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी गत्ता कागज, लकड़ी गत्ता कागज पर लगने वाली आग का प्रकार हमने बताना भाई। लकड़ी गत्ता और कागज पर लगने वाली आग का प्रकार है क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो लकड़ी गत्ता कागज, ये कैसे भाई? ये ठोस ठोस ज्वलनशील पदार्थ है। क्या भाई? ठोस ज्वलनशील पदार्थ है। तो ठोस ज्वलनशील पदार्थ कौन सी आग में आते हैं? तो ये क्लास ए आग के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लास बी में कौन से आते हैं। क्लास बी में वो आते हैं जिसपे क्या है? द्रव ज्वलनशील पदार्थ। इसमें कौन से आते हैं? द्रव ज्वलनशील। कौन से आते हैं? द्रव ज्वलनशील। क्लास बी में कौन से आते हैं? द्रव ज्वलनशील। और क्लास सी में कौन से आते हैं? क्लास सी में आती गैसें। क्या आती है? गैसें, जैसे एलपीजी, सीएनजी। और द्रव में ज्वलनशील में कौन आ गया? पेट्रोल आ गया और डीजल आ गया। अब पूछा जाता भाई, ठोस ज्वलनशील पदार्थों की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का। इसका प्रयोग किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भाई, द्रव ज्वलनशील पदार्थों की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए CO2 और फोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और किसका? फोम का। किसका प्रयोग किया जाता है? फोम का। फिर आता है क्लास सी आग की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूखा पाउडर। किसका प्रयोग किया जाता है? सूखा पाउडर। ये देखिए हमारी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और एक रहेगी भाई हमारी, यहाँ के क्वेश्चन ही आ गया भाई, धात्विक पदार्थों पर लगने वाली आग का प्रकार है। तो धात्विक पदार्थों पे 3 हमने पढ़ लिए, तो चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लास डी आग। क्या हो जाएगा? क्लास डी आग क्या है? धात्विक पदार्थों पे लगने वाली
आग होती है, धात्विक पदार्थों पे लगने वाली आग कौन सी है? क्लास डी आग। और इस आग को बुझाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सूखे पाउडर का। ये थी भी क्लास 4। क्लास ए में ठोस ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, क्लास बी में द्रव ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, क्लास सी में गैसीय पदार्थ आते हैं और क्लास डी में कौन से आते हैं? धात्विक पदार्थ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अभी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ लिया है। क्या भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ लिया है। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला पानी का प्रयोग किया जाता है, दूसरा एलोन अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है, तीसरा CO2 का प्रयोग किया जाता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम भाई किसका प्रयोग करते हैं? एलोन अग्निशमन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एलोन अग्निशमन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एलोन का। इस एलोन के अंदर क्या चीजें होती है भाई? दो होती है, एक तो होती है CTC और एक होती है BCF। क्या होती है? एक होती CTC और एक होती BCF। CTC की फुल फॉर्म क्या भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होती है भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन CTC की सूत्र पूछ लिया जाता तो भाई CTC का सूत्र क्या होता है? CCl4। क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है भाई? सूत्र होता है CCl4। तो CTC का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। अब बात आती है BCF की फुल फॉर्म क्या होती है? BCF की फुल फॉर्म होती है ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन। क्या फुल फॉर्म होती है? ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन। क्या फुल फॉर्म होती है BCF की? ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन। अब एक क्वेश्चन हो रहा था, विद्युत से लगी आग पर कभी भी किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो विद्युत से लगी आग पर कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका? विद्युत से लगी आग पर पानी का प्रयोग क्या है? हमने नहीं करना है। विद्युत से लगी आग पर किसका प्रयोग नहीं करना है? पानी का कभी भी क्या नहीं करना है? प्रयोग नहीं करना है। और इस चैप्टर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है 1S, दूसरा है 3S, चौथा है 7S, तीसरा है 5S। तो हमारा कौन सा भाई मानक सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं सही है? तो हमने सही बताना है। तो हमारा सही क्या भाई? 5S हमारा क्या है? सही। अब हम पढ़ लेते हैं भाई 5S का मतलब क्या होता है? 5S का मतलब क्या होता है? तो 5S का मतलब होता है 5S होते हैं। तो पहला S का मतलब होता है भाई शॉर्ट। और शॉर्ट को क्या कहते हैं भाई? छांटना। क्या कहते हैं? छांटना। 2S का मतलब क्या होता है भाई? 2S का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर, क्रमवार। 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 3S का मतलब है साइन। 3S का मतलब क्या? साइन, चमकाना। 4S का मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, मानक। और 5S का मतलब है 5S का मतलब भाई सस्टेन। स्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो भाई ये हमारा क्या है? 5S है। मतलब हमने क्या भाई, कोई भी हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो हमने इन 5 मानकों का ध्यान रखना होता है।
और ये क्वेश्चन इस बार जो 2024 का लाइन आएगा पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो क्या मतलब होता है भाई, सुरक्षा प्रथाओं के प्रति ध्यान रखना। तो पहला है इसका मतलब भाई शॉर्ट छांटना, भाई हमने उस चीज को क्या करना, जो चीज हमने बनाई उसमें से बढ़िया एक साइड छांटनी है, उससे कम हो रही, फिर बाद में फिर उनका हमने क्या करना भाई, क्रम निर्धारित करना। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। तो तीसरा मतलब क्या, साइन, साइन का मतलब होता है चमकाना, भाई उनको क्या करना, हमने बढ़िया तरीके से तैयार करके रखना है। चौथा भाई स्टैंडर्ड, उनका मानक बनाना, भाई ये इस रेट की है, ये इस रेट की और ये इस रेट की। और उसके बाद अभी सस्टेन बनाए रखना, हमने जिस मानक के हिसाब से कोई वस्तु बेची है तो हमने उसको क्या करना है, बनाए रखना है। तो ये हमारी क्या थी, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की जो हमने पहला थ्योरी का चैप्टर पढ़ा था उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना। लगातार हम आपको ऐसे ही पहले थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद हर चैप्टर की आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।